अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करते हैं लॉन्ग केस के हवाले से। लॉन्ग केस जो है वो ऐसा पार्ट है जैसे सब बहुत ज़्यादा डरते हैं कि ये कैसे होगा, और इसकी एंग्जाइटी भी डेफिनेटली सबसे ज़्यादा होती है। इसके लिए प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेट मी स्टार्ट विद कि इसमें होता क्या है लॉन्ग केस के दौरान ना। अच्छा, लॉन्ग केस इस तरह से होता है कि अब उन्होंने ये कर दिया है कि साइकेट्री में जो टॉक्स पास करते हैं उनको लॉन्ग केस के लिए बुलाते हैं। टॉक्स पास करने के आई थिंक कि शाम को 5-6 बजे के करीब ना आपके पोर्टल पे टॉक्स का रिज़ल्ट आ जाता है, जिसमें वो आपको बता देते हैं कि आप पास हैं या फेल हैं। तो इस दफ़ा उन्होंने ये किया था कि यूजुअली टॉक्स की पासिंग परसेंटेज 60% है, लेकिन आई डोंट नो कि वो टॉक्स में कम लोग पास हो रहे थे या क्या हो रहा था। तो उन्होंने पासिंग परसेंटेज रख दी 55, ठीक है। और उन्होंने उसकी ना दो कैटेगरीज बना दी। उन्होंने कहा कि एक 55 to 59% वाले लोग हैं, और दूसरे जो लोग हैं वो हैं 60 एंड अबव % के लोग हैं, ठीक है। जो 60 एंड अबव थे वो तो ऑब्वियसली पास थे, लेकिन उन्होंने ना, क्योंकि शायद रिज़ल्ट में कम लोगों के पास हुए, तो उन्होंने 55% वालों को भी चांस दे दिया। तो आई डोंट नो एंड आई डोंट थिंक कि हर दफ़ा वो ऐसे करेंगे। इस दफ़ा जो दिसंबर 2022 वाली जो अटैम्प्ट थी उसमें उन्होंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई, और इसमें ये था कि 55 to 59% वाले जो लोग थे उनको उन्होंने चांस दिया कि वो लॉन्ग केस में भी अपीयर हों। लेकिन उनके लिए उन्होंने ये रूल रख दिया था कि अगर तो ये लोग लॉन्ग केस में अपीयर होते हैं तो दे विल बी डिक्लेयर्ड पास, और अगर ये लॉन्ग केस में अपीयर से मुराद है कि मतलब अगर पास होते हैं तो, और अगर ये लॉन्ग केस में भी पास नहीं होते, लॉन्ग और शॉर्ट केस में भी पास नहीं होते, तो फिर ये लोग लॉन्ग केस भी दोबारा देंगे और टॉक्स भी दोबारा देंगे। अलबत्ता जो 60% एंड अबव लोग थे उनके लिए रूल वही था जो आमतौर पे होता है कि अगर लॉन्ग केस पास है तो ठीक है, पास हो जाएंगे, और अगर लॉन्ग केस पास नहीं है तो टॉक्स तो पास है लेकिन लॉन्ग केस शॉर्ट केस उनके रिपीट होंगे। तो इस दफ़ा ये रूल था। अच्छा, फिर ये कि ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि लॉन्ग केस आता कब है। टॉक्स जिस दिन आपके हो गए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारा 7th को हुआ था, तो उन्होंने 8th को भी रखा था तो लॉन्ग केस, और 8th को 8:30 बजे सुबह बुलाया हुआ था उन्होंने, और दूसरे दिन से 9th को रख लिया था। यूजुअली जो होते हैं ना आपके रिपीटर्स होते हैं पिछले अटैम्प्ट्स के, उनको देते हैं पहला दिन, और जो आपके फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं उनको मिलता है दूसरा दिन। तो अगर आपकी कोई मजबूरी है, अगर आपको जल्दी लेना है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि वो जो है आपका पहले दिन रख लें। तो इस तरह से उन्होंने किया था। 8th और 9th को दोनों दिन में वो कैंडिडेट्स उन्होंने भुगता दिए थे। तो आपको अगर अपना ट्रिप प्लान करना हो तो ये चीज़ माइंड में रख सकते हैं कि वापसी की फ़्लाइट्स का क्या हो सकता है। और ये खैर इस बारे में मैं डिटेल में बात करूँगी जो कराची ट्रिप वाली वीडियो है। सो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर ये था कि लॉन्ग केस में होता क्या है। जब हम गए हैं 9th को 8:30 हम पहुंच गए। अब वो शुरू करते करते 9:30 हो जाते हैं, टॉक्स भी शुरू करते करते 9:30 तक हो जाता टाइम। बट आई वुड रिकमेंड कि आप जल्दी पहुंच जाएं सेंटर में, थोड़ा सा आप मतलब है सेटल डाउन हो जाए, और थोड़ा सा इंसान प्रेप कर ले, और इस तरह उस बारे में मैं बात करूँगी। तो ये चीज़ें कर लें, आप जल्दी पहुँचें, 8:30 से पहले ही आप पहुँच जाएँ वहाँ पर। और एग्ज़ाम वो फिर ना मतलब पेशेंट्स वगैरह आते आते और उनको सेटल करते करते और डिसाइड करते करते कौन किधर बैठेगा क्या, तो उनको 9:30 तक वो शुरू करते हैं पहले बैच का। लॉन्ग केस में भी उन्होंने ये किया कि वही जो कंपार्टमेंट था ना टोक्स वाला, टोक्स वाले जो कंपार्टमेंट से छोटे छोटे बने हुए थे, तो उसी में वो लॉन्ग केस भी ले रहे थे। और उसमें इस तरह से था कि मेरे ख्याल से हम लोगों के भी ना दो बैचेस में उन्होंने डिवाइड किया, ठीक है, कैंडिडेट्स को। और आधों आधों को पहले ले गए, पहले बैच में ले गए, ठीक है। उन्होंने मेरे ख्याल से वी वर 22 पीपल इन टोटल, और 11 जो है उनको वो पहले लेके गए। और उनका जो है वो सबको जो सा उन्होंने स्टेशन अलॉट कर दिए कि आप रोल नंबर के हिसाब से ना, कि ये आपका ये स्टेशन, आपका ये स्टेशन, आपका ये स्टेशन है। और हर आप अपने स्टेशन पे जाके खड़े हो जाते थे, मतलब स्टेशन नंबर 5 आपका है तो उस पर जो पेशेंट होगा वो आपको मिलेगा लॉन्ग केस में ना। तो इस तरह से होता है।
फिर आप चले जाते हैं, फिर वहाँ पे घंटी बजती है, अपने स्टेशन के बाहर आप खड़े हो जाते हैं, अंदर एग्जामिनर्स बैठे होते हैं, पेशेंट बैठा होता है। तो फिर आपको वो पेज बाहर से ही दे देते हैं, ब्लैंक पेज उनको आपको दे देते हैं, डू टेक अ क्लिप बोर्ड। ठीक है, क्लिप बोर्ड वगैरह वहाँ नहीं मिलता, पेन अपना ले जाएं, क्लिप बोर्ड अपना ले जाएं। ठीक है, पेज वो आपको हो सकता है दे दें, ठीक है, बाज़ अगर नहीं देते पेज, पेज भी आपको लेकर जाना चाहिए साथ। तो वहाँ फिर ले आप खड़े हो जाएं, ठीक है, तो 2-3 मिनट आपको लगते हैं वो देखते हैं कि सारे एग्जामिनर्स अपने स्टेशन से मौजूद हैं, हर स्टेशन पे पेशेंट है, बस ये देख लेते हैं। वो इतनी देर में आपको 2-3 मिनट आप बाहर खड़े, अपने स्टेशन के बाहर खड़े होते हैं। तो उस टाइम को ना यूटिलाइज़ कर लें, उसमें आप अपनी हेडिंग्स वगैरह लिख लें कि डेमोग्राफिक्स और पर्सनल, मतलब होता है ना इंसान बाज़ का जल्दी में पेशेंट इतना घुमाता है आपको कि आपकी आपकी कोई इंटायर सेक्शन ऑफ हिस्ट्री मिस हो जाती है, या मेंटल स्टेट ऑफ कोई सेक्शन मिस हो जाता है। तो उसमें आप जो है ना वहाँ खड़े खड़े ना बाहर जल्दी जल्दी अपने स्टेशंस कर लें अगर आपको टाइम मिले तो। अदरवाइज़ जो है ना आप फिर अंदर बैठ के जब टाइम शुरू हो तो फिर करना पड़ेगा आपको। तो उस टाइम यूटिलाइज़ कर लें। अच्छा, एग्जामिनर भी देख लेगा कि आपने यहीं खड़े खड़े सारी हेडिंग्स लिखी हैं। कुछ लोगों को एंग्जाइटी होती है कि अगर हम पहले से हेडिंग्स लिख के ले जाएंगे तो एग्जामिनर कहेगा पता नहीं कोई चीटिंग मटीरियल तैयार करके ले आए। तो वो एक टाइम होता है, आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फिर क्या होता है कि वो बेल बजाते हैं, और बेल बजाने से ही आपका 45 मिनट्स का टाइम शुरू हो जाता है। फिर एग्जामिनर जो है ना इस तरह से होता है कि एक छोटा सा कंपार्टमेंट होता है, ठीक है, और इसमें कोने में इधर टेबल लगा होता है, टेबल के इस तरफ पेशेंट बैठा होता है, इस तरफ आप बैठे होते हैं, ठीक है, और इधर पीछे आपके ना एग्जामिनर्स बैठे होते हैं। यानी अगर मतलब ऐसे अगर मैं करूँ ना तो यहाँ मैं बैठी हूँ, सामने मेरे पेशेंट बैठा हुआ है, और पीछे मेरे जो है ना 2 एग्जामिनर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। और अगर मैं पेशेंट को 90 डिग्रीज पे तरह फेस करती हूँ तो वो एग्जामिनर्स बिल्कुल, आई कैन सी एग्जामिनर्स लुकिंग एट मी। तो मैंने थोड़ा सा अपने आप को टिल्ट कर लिया था बिकॉज आई वाज एंशियस कि जो है एग्जामिनर्स जो है ना वो देख रहे होते हैं, और इंसान ऑब्वियसली थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है जब वो देख रहे होते हैं। तो मैंने थोड़ा सा टिल्ट करके अपने आप को टेबल की तरफ लिया था, और थोड़ा सा मैंने ऐसे कर लिया था ताकि वो, तो ऑब्वियसली हर बंदा मतलब कि अपनी एंग्जाइटी लेवल होता है। मेरे पेशेंट मेरे सामने था, उसको थोड़ा सा मैंने टिल्ट कर लिया था कि एंगल फिर भी 45 डिग्रीज का हो, या कुछ लोग कहते हैं 90 डिग्रीज का हो। तो दे वर फाइन विद इट। वो पहले ही ये कह रहे थे कि आपने इस जगह बैठना है, इस तरह जिस तरह आपको सीट अपनी है तो वो आप एडजस्ट कर लें। देवर 2 एग्जामिनर्स जो बैठे हुए थे, एक एग्जामिनर के पास असेसमेंट का पोर्शन होता है, और एक एग्जामिनर के पास जो है वो आपके मैनेजमेंट का पोर्शन होता है। सो बेसिकली उन्होंने 45 मिनट्स में उन्होंने मुझे बिल्कुल नहीं छेड़ा, कुछ भी नहीं बोला, कोई इंटरप्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं। मैंने जो सा है बीच में, अलबत्ता अगर वो उनको लग रहा हो कि आप टाइम अपना सही तरह यूटिलाइज़ नहीं कर रहे तो वो थोड़ा टोकते हैं आपको ना कि बेटा आप एग्जामिनेशन शुरू कर लो, या आपका इतना टाइम रह गया है, या ये इस तरह, तो वो करते हैं। ओवरऑल वो बीच में आपको इंटरप्ट नहीं करते। तो 45 मिनट्स में वो फिर आपको वो टाइम देते हैं कि आप पेशेंट से बात कर लें, उससे जो है सारी इन्फॉर्मेशन ले लें, आप जो भी मेंटल स्टेट कर रहे होते हैं वो सारा आपको नोटिस भी कर रहे होते हैं। मतलब मेरे एग्जामिनर्स जो थे वो दोनों देख भी रहे थे गौर से, पेपर्स पे अपनी मार्किंग वगैरह भी कर रहे थे, या वो नोट डाउन भी कर रहे थे पॉइंट्स मेरी उसमें से असेसमेंट में से, और आपस में डिस्कस भी कर रहे थे। तो तो आई कुड रियली मैं सुन रही थी, नोटिस कर रही थी कि वो भी कर रहे हैं। और साथ में फिर ये होता है कि वो जो है ना 45 मिनट्स में आप जो है ना वो फिर आपने अपने ऊपर होता है आपके कि आपने किस तरह उसको मैनेज करना है टाइम को, और उसी में आपने हिस्ट्री भी लेते हैं, आप मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन भी पूरी करते हैं, और आप जो है उसमें जो है ना फिजिकल एग्जामिनेशन भी करते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ आपने करना होता है। अच्छा, 45 मिनट्स के बाद जो है ना फिर बेल बज जाती है, आखिरी 5 मिनट में भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आखिरी 5 मिनट पे भी बेल बजती है। जब 5 मिनट रह जाते हैं 45 मिनट्स में से ना, 5 मिनट रह जाते हैं, फिर बेल बजती है। और फिर एग्जामिनर, अगर आप लैग कर रहे हो तो एग्जामिनर आपको प्रॉम्प्ट करते हैं कि आप वाइंड अप करना शुरू करें आप। तो वंस 45 मिनट्स हो जाते हैं, बेल बज जाती है, फिर एग्जामिनर जो है ना वो पेशेंट को लेकर चले जाते हैं, और वो कहते हैं बेटा अब आप अपने केस को फॉर्मुलेट कर लें, ठीक है, और प्रेफरेबली ज़रा इसको शॉर्ट रखिएगा। तो दे रियली मीन इट कि आपको उसको शॉर्ट रखना चाहिए। फिर आप जो है आपके पास 15 मिनट होते हैं, 15 मिनट में बैठ के आपने सारा केस फॉर्मुलेट करते हैं, इसमें आप डायग्नोसिस जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है वो उसमें आप
जो भी करना है वो मैं भी बताती हूँ कि किस तरह वो सारा टाइम मैनेजमेंट एडुकेशन ये सब चीज़ें कैसे करनी होती हैं। और उसके बाद फिर मैनेजमेंट भी आप लिख लें, जल्दी जल्दी एक्सेस बना लें और मैनेजमेंट लिख लें और सारा, फिर एग्जामिनर से कम बैक 15 मिनट बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। लाइक आई सेड कि डायमेंशन बिल्कुल और होती है टाइम की वहाँ पर। फिर वो आते हैं वापस और फिर वो बैठते हैं, उनके पास अब आधा घंटा है वाइवा देने का। 15 मिनट आपका वाइवा होगा असेसमेंट के ऊपर कि आपके असेसमेंट में क्या क्या था, और उसके अलावा 15 मिनट उसके बाद वाइवा होता है दूसरे एग्जामिनर के पास जो मैनेजमेंट है। तो ये दोनों आपकी उसमें लॉन्ग केस के दौरान मौजूद थे जो उन्होंने ही लेना है आपका वाइवा। अच्छा जी, तो पहले 15 मिनट जो इंसान है वो फिर आपको कहते हैं कि जी आप केस सुनाएं। अच्छा, केस अगर आप बहुत लंबा कर रहे हो या इस तरह, प्रेफरेंस आइडियली 10 मिनट में आपको सुना लेना चाहिए उनको केस, ठीक है। अगर आप लंबा कर रहे हो फिर आपको टोकना शुरू कर देते हैं और वो कहते हैं कि जी जल्दी करें बेटा, फॉर्मुलेशन जो है ना वो सुनाएं, आप केस समरी ना सुनाएं। इस तरह भी करते हैं, मतलब अगर आप बहुत लंबा कर रहे हो तो आपको जब प्रैक्टिस करनी है तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि 10 मिनट्स आपके होने चाहिए, क्योंकि वो फिर आपको टोक देंगे बीच में और फिर वाइवा तो उन्होंने लेना है। तो अगर आप आधे घंटे में आप सुनाने में चले जाएंगे तो वो आपको नहीं सुनाने देंगे इतना। फिर जो है क्या होता है कि वंस आप अपना केस सुनाते, मेरा उन्होंने केस कहाँ तक पूछा था, उन्होंने मेरा मेरे ख्याल से डायग्नोसिस तक सुना था और उसके बाद उनसे उन्होंने वाइवा शुरू कर दिया था असेसमेंट पे। तो असेसमेंट में फिर उन्होंने पूछा, उन्होंने पॉइंट आउट की वो चीज़ें जो इंटरव्यू स्किल्स की होती है ना। जैसे उन्होंने कहा कि आपने सजेस्ट किया पेशेंट को, आप आर यू अवेयर कि आपने पेशेंट को सजेस्ट किया डिफरेंट जगहों पे, या आपने पेशेंट को टोका बहुत कि आपने अब बात नहीं करनी जो मैं बात कर रही हूँ, जो मैं आपसे पूछ रही हूँ वही आपने बोलना है, उसी का जवाब देना है। और आगे से, क्योंकि मेरा पेशेंट जो था उसका प्रॉब्लम ये था, मेरा जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था वो ये था कि पेशेंट जो था ना वो थोड़ा ओवर इंक्लूसिव था, और मैं जो उससे बात करती थी वो अपनी सोमेटिक कंप्लेंट्स की तरफ ले जाता था बात को, और सोमेटिक डिजीजेस डिफरेंट सजेस्ट कर रहा था। स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट था, तो वो मतलब है सर्कमस्टेंशियलिटी उसमें बहुत ज़्यादा थी। तो वो इसलिए मुझे, जब मेरे बिल्कुल 20 मिनट्स हो गए और मेरे पास 10 मिनट्स रह गए हिस्ट्री के लिए और उसके बाद मैंने एग्जामिनेशन भी करना था, तो फिर मैं थोड़ा सा, मुझे होने लगा कि ये मेरे पास वाइटल इन्फॉर्मेशन है जो मिसिंग है। साइको सोशल फैक्टर्स में मेरे पास बहुत सी चीज़ें नहीं है, और मेरे पास ट्रीटमेंट हिस्ट्री की कोई चीज़ नहीं है, मेरे पास मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन की जो इंसाना मतलब है कि चीज़ें अभी रहती हैं। तो ये क्या कर रहा है पेशेंट, तो मैंने उसको फिर थोड़ा सा लिमिट किया जैसे हमें ट्रेन किया जाता है। तो मैंने उनको बताया, मैंने डिफेंड किया, फिर मैंने कहा कि सर मेरे पास टाइम शॉर्ट था एंड आई हैड वाइटल इन्फॉर्मेशन मिसिंग, सो आई हैड टू लिमिट हिम बिकॉज ही वॉज ओवर इंक्लूसिव इन हिज रिप्लाइज। तो मुझे करना, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद बट दे वर लीनियंट, मेरे एग्जामिनर्स भी अच्छे थे। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जी आपने जो है वो पेशेंट को असेसमेंट में वो फिर दे आस्क्ड मी क्वेश्चंस रिगार्डिंग द फैक्ट कि मैं किस तरह अपने डायग्नोसिस तक पहुंची, एंड व्हाट वर द पॉइंट्स इन फेवर ऑफ दोज डायग्नोसिस एंड व्हाट वर अगेंस्ट इट। और डिफरेंशियल डायग्नोसिस मैंने एक ही बनाया हुआ था, एक मैंने स्किज़ोफ्रेनिया बनाया था, दूसरा मैंने डिप्रेशन विद साइकोटिक सिम्टम्स बनाया था। स्किज़ोफ्रेनिया विद कोमॉर्बिड डिप्रेशन या डिप्रेशन विद साइकोटिक सिम्टम्स, क्योंकि डिप्रेशन के भी इसमें सिम्टम्स थे बट प्रिडोमिनेटली स्किज़ोफ्रेनिक सिम्टम्स थे। और सब्सटेंस यूज़ भी था, लेकिन वो एब्स्टिनेंट था 3 साल से, तो मैंने उसको कंटेक्चुअल फैक्टर्स में डाल दिया था। तो इस तरह से उन्होंने जो है ना मेरा सारा उन्होंने वाइवा उसमें सारी असेसमेंट, मेरे डायग्नोसिस डिफरेंशियल्स उनके ऊपर उन्होंने सारी, यहाँ तक उन्होंने सारी मतलब मुझसे बातचीत पूछी, कुछ उन्होंने डायग्नोस्टिक जो है गाइडलाइंस और ये चीज़ें भी उन्होंने पूछी। फिर आगे मैनेजमेंट पे, फिर मैनेजमेंट ने कहा कि इस पेशेंट को यहाँ पर आप कैसे मैनेज करेंगे। फिर ये ज़्यादा उन्होंने बोलने नहीं दिया मुझे, कहा स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन इसकी कौन सी करवाएंगे आप। फिर मैंने बोला कि ये टीएलसी मैं करवा सकती हूँ इसकी, क्योंकि ये कैनबिस ले चुका है और इस तरह। तो ही वॉज़ हैप्पी विद इट, ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने ये पूछा कि अगर ये पेशेंट खाली होता और इसमें खाली सोमेटिक ही आइडियाज़ होते जो ये हाइपोकॉन्ड्राइकल आइडियाज़ हैं, तो फिर आपका क्या डायग्नोसिस होता, पूरी डीडी बताएं आप अपनी। फिर मैंने पूरी डीडी बताई कि सोमेटिक लूजनल डिसऑर्डर से स्टार्ट करके तो डिलीरियम डिमेंशिया तक भी जा रही थी वो डीडी। ऑर्गेनिक वाला भी एलिमेंट था मतलब है डीडी है जिस तरह उन्होंने पूछी। फिर उन्होंने सब्सटेंस यूज़ के हवाले से मेरे से काफ़ी चीज़ें पूछी कि कौन सा कॉमन है, और जो है कौन सा है जिसमें मतलब है इन्फेस्टेशन की होती है, बग्स कोकेन बग्स जो होता है ना उसका पूछ रहे थे। फिर उसके अलावा
काफ़ी प्रैक्टिकल बातें भी उन्होंने पूछी, ये पेशेंट ओपीडी में आ जाए इसकी क्या मैनेजमेंट आपकी होगी, और इस तरह वो बहुत प्रैक्टिकल लाइंस पे रह रहे थे। और वाइवा जो है वो उस ले रहे। फिर रीसेंट एडवांसेस पे जब वो आए तो रीसेंट एडवांस उन्होंने पूछी कि स्किज़ोफ्रेनिया के पेशेंट में साइकोथेरेपी के जो देंगे उसके कोई रीसेंट एडवांसेस बताएं कि आप मुझे बस ये बता दें कि साइकोथेरेपी और ट्रीटमेंट एज़ यूजुअल एक ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में जैसा खाली मतलब है कि ट्रीटमेंट एज़ यूजुअल, तो क्या रिजल्ट्स में फ़र्क है। और वो मेरे जैसे इनमें नहीं आ रही थी, तो मैंने वो एक्सक्यूज़ कर लिया उससे कि ये मुझे नहीं आ रही। फिर प्रोग्नोसिस भी इस पेशेंट का पूछा उन्होंने, तो वो मैंने बता दिया। तो खैर ऊपर नीचे करके जो है ना कर करके हम क्वेश्चंस ठीक हो गए। सो बेसिकली जो है ना ये एक्सपीरियंस था लॉन्ग केस का। ठीक है, बाय द एंड ऑफ आई थिंक 1.5 घंटा लग गया। पहले बैच को 1.5 घंटा लगता है, उसके बाद फिर दूसरे बैच की बारी आती है, फिर उसका शुरू होता है, फिर उसका ख़त्म होता है। फिर उसके बाद जो है वो 1 घंटे की लंच ब्रेक रखते हैं बीच में। 2 बजे आपको वो बुला लेते हैं। 1 बजे तक मेरे हाथ से हो गया था हमारा, फिर 2 बजे तक उन्होंने बुलाया, और फिर 2 बजे बुला के फिर उन्होंने शॉर्ट केस के भी इसी तरह उन्होंने, मैं शॉर्ट केस का भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगी। तो शॉर्ट केस का भी उन्होंने इसी तरह बैचेस बनाए, और फिर उसमें और करते करते फिर दूसरा बैच काफ़ी देर से फारिग हुआ। तो उसी दिन शॉर्ट केस थे। तो अब लॉन्ग केस में क्या है, बेसिकली होता है ना, व्हाट यू हैव टू प्रैक्टिस लॉन्ग केस में। एक तो ये था, मैं प्रैक्टिकल जो बातें बता रही हूँ कि लॉन्ग केस में वहाँ पर ऐसे भी पेशेंट्स थे जो इंटरव्यू के बीच में मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड थॉट प्रोसेस, बिल्कुल फॉर्म ऑफ थॉट डिसऑर्डर, न्यूलॉजिज्म्स, ठीक है, और उनके साथ कोई अटेंडेंट नहीं था। आपने उसी पेशेंट से इंफॉर्मेशन लेनी है जो लेनी है। ऐसे पेशेंट्स थे जो गार्डेड इवेसिव थे, मिक्स्ड अफेक्टिव एपिसोड है जैसे, ठीक है, और पेशेंट को ढंग से बात ही नहीं कर रहा, समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या इसको है, कोई अटेंडेंट आपको नहीं मिलता वहाँ पे। ठीक है, ऐसे पेशेंट्स थे जो मतलब है कि जिनको कंटेन करना भी मुश्किल था, जो बैठ ही नहीं रहे थे। ठीक है, तो ये भी थे। और इन बिटवीन लाइंस ऑब्वियसली मेरा पेशेंट था जिसने बात तो की, लेकिन ओवर इंक्लूसिव था, थोड़ा सा कंटेन करना मुश्किल था, बट वो एटलीस्ट बात कर रहा था, कोऑपरेटिव था, एटलीस्ट मैंने उससे इन्फॉर्मेशन ले ली। तो डेफिनेटली एग्ज़ाम सिनेरियो में आप ये ना सोचें कि आपका पेशेंट जो है वो उसको फॉर्म ऑफ थॉट डिसऑर्डर होगा तो उसके साथ कोई अटेंडेंट दे देंगे, या उसको अगर जो है ना वो नहीं बात कर रहा है या इवेसिव है, गार्डेड है, तो वो उसके साथ आपको जो है अटेंडेंट मुहैया कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। आपको उसी पेशेंट को हैंडल करना है, और वो आपकी हैंडलिंग ही देख रहे होते हैं कि वो असेसमेंट में आपको मार्क कर रहे होते हैं कि आप किस तरह पेशेंट के साथ जो है ना वो करते हैं। तो बेसिकली ना इसमें जो स्किल्स आपको चाहिए लॉन्ग केस के लिए, एक तो मैंने प्रैक्टिस पे मैंने पहले भी हाईलाइट किया कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। ठीक है, आप अटेंडेंट से हिस्ट्री लेना बंद करें, ठीक है, और आप पेशेंट से हिस्ट्री लेना शुरू करें। दूसरी बात, 45 मिनट्स में यू कंप्लीट एवरीथिंग। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन शुरू शुरू में आप करेंगे, आपसे फिजिकल एग्जामिनेशन आपका रह जाएगा, आपको समझ नहीं आएगी फिजिकल एग्जामिनेशन में करूँ क्या। तो वो ये चीज़ें प्रैक्टिस से आप जो है इनकॉर्पोरेट करते हैं। अच्छा, एक एक जो डिफ़िकल्टी होती है वो, अब हमें पेशेंट इंगेज करने की आदत नहीं होती, पेशेंट से इन्फॉर्मेशन लेने की आदत नहीं होती, लेकिन हम इस चीज़ को भूल रहे होते हैं कि पेशेंट से जब आप बात करते हैं ना, तो 1-2 मिनट में आपको अपीयरेंस एंड बिहेवियर में इतनी चीज़ें मिल जाती हैं कि आपके जहन में एटलीस्ट एक डीडी बन जाती है। तो आपको समझ आ जाती है कि फॉर एग्जांपल अब एक पेशेंट जो फॉर्म ऑफ थॉट डिसऑर्डर की थी, जो स्किज़ोफ्रेनिया हैबिफ्रेनिया था, उसको हैबिफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया था, तो डायग्नोसिस तो आपका 2 मिनट में बन गया उसका। ठीक है, नाउ ऑल यू नीड टू डू इज़ कि उस पेशेंट को किसी तरह आपने मिन्नत समाजत करके बिठाए रखना है। ठीक है, कुछ ना कुछ साइको सोशल ले लें, कुछ ना कुछ उसकी एडमिशन के बारे में पूछ लें, कितनी देर एडमिट रहा, ठीक है, रही है या क्या है, और ट्रीटमेंट कौन कौन से मिलते रहे, कोई इंजेक्टिवल्स मिलते रहे, कोई ईसीटी मिलती रही है। इस चीज़ पे माफ़ी नहीं है कि आपने पूछा ही नहीं। ठीक है, इस चीज़ में माफ़ी है कि आपने पूछा, पेशेंट इंगेज नहीं हो रहा था और इस तरह, लेकिन आपने कोशिश करनी है। एग्जामिनर को आपके एंड में कोशिश नज़र आनी चाहिए कि आप पेशेंट के साथ रेपो बिल्ड कर रहे हैं, उसको रीअश्योर कर रहे हैं, उसको कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर कर रहे हैं, उसके प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कंफर्टेबल कर रहे हैं। अगर आपके एंड में कोई एफर्ट नज़र नहीं आ रही ना पेशेंट को इंगेज करने की, उसको बिठाए रखने की, उसके साथ रेपो बिल्ड करने की, तो फिर एग्जामिनर्स आर नॉट हैप्पी। और वो जो है ना फिर आपके 45 मिनट्स आपके आप शुरू करते जाएंगे, और वो आपसे शुरू हो जाएंगे कि आपने ये नहीं पूछा, आपने वो नहीं पूछा, आपकी ये इन्फॉर्मेशन रहेगी, आपकी वो इन्फॉर्मेशन रहेगी। और उधर आप फिर ये नहीं कह सकते कि
जनाब में पेशेंट इंगेज नहीं हो रहा था या बात नहीं कर रहा था, एटलीस्ट एग्जामिनर शुड सी कि आपके एंड पे एफर्ट आ रही थी, पेशेंट जवाब दे रहा था या नहीं दे रहा था, या आप असर्टन नहीं कर पाए उस टाइम पे, फॉर एग्जांपल डिल्यूजन आप असर्टन नहीं कर पाए, दैट्स अ सेपरेट इशू, लेकिन आपकी तरफ से कोशिश नज़र आनी चाहिए एग्जामिनर को। ठीक है, तो ये चीज़ है कि आपको पेशेंट के साथ रेपो बिल्डिंग, डिफरेंट तरह के गार्डेड पेशेंट को कैसे इंगेज करना है। जो पेशेंट गार्डेड नहीं है लेकिन बस डिसइंटरेस्टेड है, बात नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत से लोग उसका दिमाग खा चुके हैं उस दिन, और वो अब इंटरव्यू देने के मूड में नहीं है। ठीक है, ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं वार्ड में, हम उनको छोड़ देते हैं यूजुअली, लेकिन वहाँ जब ऐसा पेशेंट आएगा तो आपने कैसे उसके साथ रेपो बिल्डिंग करनी है, कैसे उसको इंटरेस्ट करना है, इंगेज करना है, इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी होगी वार्ड में। तो ये है रेपो बिल्डिंग है, ये पेशेंट इंगेज करने के स्किल्स हैं। पेशेंट जो है वो, फॉर एग्जांपल आप उसके इलनेस के बारे में पूछ रहे हैं और वो इलनेस के बारे में कुछ नहीं आपको बता रहा। ठीक है, मतलब उसने इलनेस के बारे में पूछते हैं तो कुछ नहीं बताता, बाकी आप चीज़ें पूछते हैं, फैमिली के बारे में पूछते हैं तो वो बता देता है, कोई फिजिकल कोमोबिड्स के बारे में पूछते हैं वो बता देता है, लेकिन जो ही आप इलनेस के ऊपर आते हैं तो पेशेंट कोई बात नहीं करता। तो इससे भी आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि ये कैसे जो है इस पेशेंट की मैंने करना है, थोड़ी थोड़ी बातें, लेकिन ये कि आपने प्रोब ज़रूर करना है। देन अगेन कि आपके लेवल पे क्वेश्चन ज़रूर होना चाहिए, पेशेंट आंसर नहीं करता या डिसइंटरेस्ट शो करता है वो एक सेपरेट इशू है। तो आपके लेवल पे जो है वो आप इंफॉर्मेशन लेने की एफर्ट होनी चाहिए। ठीक है, फिर सर्कमस्टेंशियल जो पेशेंट होता है जो बात कर रहा है ओवर इंक्लूसिव और उसको स्टॉप करना ही मुश्किल हो रहा है, कोई मीडिया का पेशेंट होता है उसको इंटरप्ट करना मुश्किल हो रहा है, वो अपनी डगर पे चल रहा है, तो ये सारे इंटरव्यूइंग स्किल्स होते हैं जो आपको करके आते हैं। अच्छा, तो बेसिकली जो इंसान है, जब आपने प्रैक्टिस करनी है ना, तो आपने ये सोच लेना है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं रेपो बिल्डिंग पे काम करूँ। ठीक है, पेशेंट को कंफर्टेबल करूँ, उसके साथ बातचीत करूँ। ठीक है, रेपो बिल्डिंग में 1-2 मिनट ज़रूर इन्वेस्ट करें। ठीक है, जब लॉन्ग केस की प्रैक्टिस करें 2-3 मिनट में पेशेंट से रेपो बनाएं। आप कंफर्टेबल बैठे हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत, मतलब है कोई पानी शानी चाहिए तो आपको मंगवा दूँ, आप बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठ जाएँ। ठीक है, फिर वो सारा ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन और उसको बताना कि मैं कौन हूँ, इम्तिहान की घर से आपसे बातचीत करनी है, आपको मुआयना भी करूँगी बीच में। ठीक है, तो आपके लिए आप हाथ लगाना पड़ेगा मुझे मुआयने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप मेरे से तामुन करेंगे। और उसके अलावा ये कि मतलब है बीच बीच में अगर पेशेंट ओवर इंक्लूसिव हो रहा है तो वक्त थोड़ा कम है। ठीक है, तो मुझे आपसे ना सारी मालूमात चाहिए, तो मुझे माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आपको ये टोकना पड़ेगा मुझे ना, तो ये इस बारे में मुझे बता दें। तो थ्रू आउट पेशेंट के साथ आपने काइंड रहना है ताकि पेशेंट आपके साथ कोऑपरेट करे, और थ्रू आउट पेशेंट को आपने जो इंसान है आपको लाइटली इंगेज किए रखना है, उसको इंटरेस्ट रखना है। अच्छा, बाज़ अगर पेशेंट बिल्कुल ही गार्डेड होता है, वैसे सा होता है, वो सर्कमस्क्राइब चीज़ों पे बिल्कुल बात नहीं करेगा, इलनेस से बिल्कुल बात नहीं करेगा, तो आप दूसरी चीज़ों पे चले जाएँ, उसके इंटरेस्ट की चीज़ पे चले जाएँ, किसके साथ आए हुए हैं, अच्छा घर में कितने लोग रहते हैं, एटलीस्ट आपकी फैमिली हिस्ट्री तो हो रही है ना। अगर आपकी साइकेट्रिक हिस्ट्री नहीं हो रही तो फैमिली हिस्ट्री हो रही है ना आपकी, कि कितने लोग हैं सपोर्टिव है, फैमिली नहीं सपोर्टिव। पहले फिर ट्रीटमेंट में शुरू हो जाएंगे, अच्छा ट्रीटमेंट क्या था, अच्छा ये लोग आपको टीके भी लगवाते हैं, पहले भी आप दाखिल भी करवा चुके हैं, तो आप ये इन्फॉर्मेशन लेंगे ना, तो इससे आपकी इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, आपको थोड़ी थोड़ी आपकी रेपो भी बिल्ड हो रही है। बाज़ अगर पेशेंट जो है ना वो यूं आपके साथ रेपो बनाते हैं, और बाज़ अगर पेशेंट 20 मिनट ले लेते हैं रेपो बनाने में, तो उस तब तक बातचीत करते रहे। हो सकता है पेशेंट की सोमेटिक कंप्लेंट्स इतनी ज़्यादा हो कि आप मैंने ऐसे भी किया पेशेंट्स के साथ प्रैक्टिस के दौरान, के पेशेंट किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन सोमेटिक कंप्लेंट में बहुत ज़्यादा उसकी प्री ऑक्यूपेशन है, तो मैंने उसका फिज़िकल एग्जामिनेशन पहले कर लिया, तो उससे वो थोड़ी इंगेज भी होगी, वो इंटरेस्टेड भी थी कि मेरी क्या बीपी है और पल्स है और इस तरह। ठीक है, और थोड़ी सी मेरे साथ इंगेज होगी, थोड़ी सी ज़्यादा बात करने लगी, और मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता कर करके दूसरी इन्फॉर्मेशन की तरफ भी मैं उसको ले आई। तो इस तरह मुझे जो है पता चलती है। पेशेंट अगर डिसइंटरेस्टेड हो, ठीक है, उससे भी तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि ये पेशेंट इरिटेबल है या पैरानॉइड है या कुछ है, उस पर आपको कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो द फैक्ट इज़ कि पहले 2-3 मिनट आपके रेपो बिल्डिंग पे हो गए। ठीक है, उसके बाद अगले जो 20 मिनट है, पहले 20 मिनट सारी हिस्ट्री आपने ले लेनी है। ठीक है, सारी की सारी हिस्ट्री प्री मॉर्बिड तक मैं कहूँगी कि आपने ले लेनी है सारी हिस्ट्री, इतना आपने रिफ्लेक्सेस बनाने अपने। और हिस्ट्री में आपने हर चीज़ नहीं पूछनी, ये नहीं है कि आपने मतलब है बर्थ एंड डेवलपमेंट जो से हर पेशेंट में पूछनी है, आपने स्कूलिंग हर पेशेंट में पूछनी है,
मतलब हो सकता है ऑक्यूपेशनल इंपॉर्टेंट हो सकता है जो एलडी वाला हो उसमें ऑक्यूपेशनल कम इंपॉर्टेंट हो, लेकिन बर्थ एंड डेवलपमेंट वाला, अर्ली डेवलपमेंट वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो यू हैव टू टेलर मेड कि मुझे कौन सी इन्फॉर्मेशन लाजमी चाहिए, ठीक है। हो सकता है साइकोसेक्सुअल हिस्ट्री जो है वो एक फ़ीमेल पेशेंट में जिसकी वैसे आपको नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम होगी उसमें इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन एक मेल पेशेंट में जो कि ड्रग्स लेता है, जिसकी ऐसी प्रीऑक्यूपेशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें हो सकता है आपकी साइकोसेक्सुअल में आपको माफ़ी ना मिले, ठीक है। फीमेल पेशेंट में आपने एलएमपी नहीं मिस करना, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है, ब्रेस्ट फीडिंग मिस नहीं करनी है, अगर कोई बच्चे की हिस्ट्री है तो ये चीज़ें मिस नहीं करनी आपने। तो बेसिकली कुछ जो पॉइंट्स होते हैं ना, आपने टेलर मेड करने हैं कि इस पेशेंट में मुझे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है ना वो चाहिए। वो ठीक है कि आपने जो है ना अगर टाइम मिले तो आप उन चीज़ों पे भी आ जाएं जो मतलब है कि चेकलिस्ट आप पूरी कर रहे होते हैं, पर्सनल हिस्ट्री में से कोई चीज़ रह गई है तो आप पूछ लें, ठीक है। वो आपने हेडिंग्स बनाई होंगी तो फिर आपको चेकलिस्ट भी आप पूरी करते जाएंगे आराम से ना, वो जैसे से पॉइंट निकलेंगे नहीं। और इसी तरह फोरेंसिक हिस्ट्री का किसी फीमेल पेशेंट में जो ऐसी डिप्रेशन की पेशेंट है उसमें शायद इतनी इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन एक मैनिक पेशेंट में इंपॉर्टेंट होगी। फोरेंसिक हिस्ट्री है सब्सटेंस यूज़ के पेशेंट में इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि हो सकता है उनका कोई लॉ एंड ऑर्डर जो एजेंसीज होती है उनके साथ कोई वास्ता पड़ा हो, और ये उनकी असेसमेंट और मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट हो ये चीज़, ठीक है। फिर रिस्क और ये सारी चीज़ें, खैर उसका एक टेम्पलेट होता है, ठीक है। तो वो जो सा है, इफ़ यू वांट टू आई विल प्रॉब्ली शेयर दैट टेम्पलेट कि वो किस तरह से आपने जो है वो सारा आपने बताना है। 20 मिनट्स में आपकी सारी हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी टिल प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी। हर पेशेंट में प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी भी बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती, मतलब स्ट्रेसकोपिंग आप पूछ लें, थोड़ा बहुत पूछ लेंगे रिलेशनशिप्स और ये वो, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होंगे कि जिसमें बस प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी होगी, ठीक है। उनमें आपको पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर लग रहा होगा, हो सकता है डायग्नोसिस यही हो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो ऑब्वियसली उधर फिर आप डिटेल में जाएंगे। फिर अगर कोमॉर्बिडिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वहाँ पर कराची के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, यूजुअली पेशेंट जो है वो सिंपल सिंपल पेशेंट नहीं होते, कोमॉर्बिडिटीज़ वाले पेशेंट्स होते हैं, या पेशेंट को डिप्रेशन होगा साथ में डायबिटीज़ होगी, या जो है ना बाइपोलर होगा साथ में सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर होगा, ठीक है। मेरा पेशेंट था उसको भी जो है पैरानोया स्किज़ोफ्रेनिया भी था, साथ में डिप्रेशन भी था, और साथ में सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर भी था, ठीक है। और मुझे तीनों को इस्टेब्लिश करना है, मतलब मुझे किसी का पॉइंट नहीं छोड़ना कुछ। आई वॉज लकी कि सब्सटेंस यूज जो था उसका डिसऑर्डर था, ही वॉज एब्सटिनेंट, वो 3 years अगो था, और वो फिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, वरना मुझे वो भी इस्टेब्लिश करना पड़ता। और वो पोली सब्सटेंस यूज़ था, मतलब उसमें ग्लू स्निफिंग भी थी, उसमें कैनबिस यूज़ भी था, तो वो मुझे इस्टेब्लिश करना पड़ता सारे फैक्टर्स के साथ, तो वो मुझे कोमॉर्बिडिटीज़ में वो भी डालना पड़ता, साथ स्किज़ोफ्रेनिया, साथ डिप्रेशन और साथ वो, तो वो मेरे टाइमलाइन कहाँ से कहाँ स्ट्रेच हो जाती, तो इट वुड हैव बीन डिफ़िकल्ट फॉर मी। तो जितनी भी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं आपने सारी सर्टन करनी है, जो फिजिकल कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनका भी पूछना है कि क्या क्या ट्रीटमेंट वो ले रहे हैं। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट इन ऑर्डर टू नो कि मैंने कौन कौन सी डायरेक्शन टच करनी है, इंपॉर्टेंट नेगेटिव्स भी रूल आउट करने हैं, सारे कंटेक्चुअल फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं, इसमें कोई ऐसी चीज़ ना मिस हो जाए जिसका असेसमेंट में या मैनेजमेंट में कोई असर हो, ठीक है, मतलब कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर हो, तो उधर आपको 20 मिनट में आपने कर लेना है। फिर उसके बाद जो अगले 10 मिनट हैं उसमें आप जो है जितनी मतलब है इंफॉर्मेशन बाकी की रह गई है, सॉरी फर्स्ट 20 मिनट्स में जो है ना आप डायग्नोसिस अपना कंफर्म कर लो, ठीक है। सारे उसके स्लीप, एपेटाइट, फंक्शनिंग, उसकी रिस्क, सब चीज़ें आपने पूछ ली, उसकी ट्रीटमेंट हिस्ट्री, पास साइकेट्रिक हिस्ट्री, और अगले जो 10 मिनट हैं वो फिर आपने उसमें आप सारी प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी तक सब चीज़ें पूछ लो, और आपने मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन भी कर लेना है, क्योंकि मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन बीच बीच में हो ही जाता है, सारी चीज़ें, थॉट प्रोसेस कवर हो जाता है, अपीयरेंस एंड बिहेवियर कवर हो जाता है। हाँ कोई स्पेसिफिक चीज़ आपको लगता है कि रह गई है, कॉग्निटिव फंक्शन रह जाते हैं, जजमेंट रह जाती है, जजमेंट का फॉर्मल क्वेश्चन जो होता है, फिर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का फॉर्मल क्वेश्चन होता है, फिर इनसाइड का फॉर्मल क्वेश्चन होता है। अगर ना टाइम मिले तो आप कह सकते हैं कि जी ग्रॉसली मुझे ऐसे लग रहा था, लेकिन कोशिश ये करें कि आपने ये पूछ लिए हों चीज़ें। तो 30 मिनट्स का जो मार्क होता है ना उस पर फिर यू हैव टू स्टॉप द हिस्ट्री, फिर आप फिजिकल एग्जामिनेशन पे आ जाएं, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको कोई माफ़ी नहीं है, ठीक है। यू हैव टू टेक जनरल फिजिक्स एग्जामिनेशन आपने पूरा करना है, यू आर एक्सपेक्टेड टू डू द जनरल फिजिक्स एग्जामिनेशन, यू आर एक्सपेक्टेड टू डू एट लीस्ट जो रेलिवेंट फिजिकल एग्जामिनेशन है। फॉर एग्जांपल अल्कोहल का पेशेंट है तो लिवर में माफ़ी नहीं होगी, लिवर पैल्पेट करने पर और स्टिग्मेटा ऑफ लिवर क्रॉनिक लिवर डिजीज़ नोटिस करने पर
इसी तरह मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो सा है पेशेंट में, उसके स्टिग्मेटा वगैरह उस पर आपको माफ़ी नहीं होगी, ठीक है। इसी तरह कोई फाइंडिंग्स वाला ऑर्गेनिसिटी लग रही है, उसका आप सीनियर CNS एग्जामिनेशन छोड़ दें, इस पर माफ़ी नहीं होगी। तो बहुत ही क्रूड सा जल्दी 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 भी आपको हो सकता है करना पड़े, और 15 मिनट आपको लग ही जाते हैं जनरल फिजिक्स एग्जामिनेशन और सारा सिस्टमिक एग्जामिनेशन आप कवर करेंगे। ये ना आप सोचें कि आपके पास टाइम ही नहीं है और जो है ना आप एग्जामिनर आपको माफ़ कर देंगे। एग्जामिनर जो है ना आपका हाल बुरा कर देंगे ये पूछ पूछ के कि आपने ये क्यों नहीं किया और वो क्यों नहीं किया। तो ये प्रैक्टिस के लेवल पे आपको चीज़ें आती हैं, इसीलिए आईसाइट के 15 से 20 केसेस आप करेंगे तो तब आपको समझ आएगी कि मैंने किस पेशेंट में क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ मैं छोड़ सकती हूँ या छोड़ सकता हूँ। तो तब जाके आपको इतनी टाइमलाइंस प्रैक्टिस करनी आएंगी। वही अगर आप जब लॉन्ग केस में नहीं तो जाएंगे, जब पेशेंट घुमाने पर आता है तो आप जो है ना, जब आप खुद भी कंफ्यूज हो, आपको पता हो आपकी तैयारी भी अच्छी नहीं है, प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, ऊपर से एग्जामिनर्स आपके सर में बैठे हो, ऊपर से पेशेंट आपको घुमा रहा हो, तो आपको बहुत एंग्जाइटी होती है, ठीक है, और आप उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन जब आपने प्रैक्टिस की होगी पहले तो वही आपके काम आएगी वहाँ पर, और तभी आपको आप जो है ना अपनी एंग्जाइटी ओवरकम करके एग्जामिनर को इग्नोर करके पेशेंट के साथ वन ऑन वन रहेंगे, इंगेज करेंगे इसको, एंड यू विल ट्राई टू डू योर बेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब मैं आती हूँ कि जब आप फॉर्मुलेशन लिखने पर आते हैं तो क्या होता है। एक तो ये है कि फॉर्मुलेशन जो सा है उसकी कोई फिक्स्ड स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है। बेसिकली जो सा ना आपने 10 मिनट में मैंने बताया कि आपने यू हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग, तो बड़ी शॉर्ट सी होनी चाहिए, उसमें सिर्फ आपने इंपॉर्टेंट पॉजिटिव्स बताने हैं, ठीक है, और इम्पॉर्टेंट नेगेटिव्स बताने हैं, ठीक है। और इसमें कोई फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। रेपिटिशन तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप करें किसी जगह पे, जो चीज़ आपने एक जगह पे मेंशन कर दी दूसरी जगह मेंशन नहीं करनी, ठीक है। और जैसे ड्रग हिस्ट्री आपने उस पर मेंशन कर दी, तो पर्सनल हिस्ट्री में बिल्कुल आपने नाम नहीं लेना ड्रग हिस्ट्री का, ठीक है। फिर अगर फोरेंसिक हिस्ट्री इंपॉर्टेंट नहीं थी इस केस में तो फोरेंसिक हिस्ट्री का नाम भी आप मत लें, ठीक है। और इसी तरह जो है ये कि हेडिंग्स की फॉर्म में नहीं बताना, उसमें एक फ़्लो होना चाहिए, एक वीव होनी चाहिए, ठीक है। नरेशन स्टाइल अच्छा होना चाहिए। ये आप जो है ना अपने जब आप करें तो नरेट करके आप सुनाएं अपने सीनियर्स को, ठीक है, अपने कंसल्टेंट्स को, वो आपको फिर फीडबैक देंगे और आपकी ये वाला पोर्शन आपका ठीक करवाएंगे कि इस पोर्शन में किस तरह आपने बोलना है कि सुनने वाले को जो है वो अच्छा लगे और आपके लिए आपका एक अच्छा इंप्रेशन जाए, ठीक है। तो ये 10 मिनट में आपने कैसे अपनी असेसमेंट कंप्लीट करनी है। और उसके बाद फिर आप हर बंदा अपना सोचता है, नहीं कुछ लोग सोचते हैं कि हम वो जो 15 मिनट हमें फॉर्मुलेशन मिलेंगे, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जो वो बोल रहा होता है तो आप लिखते जो जा रहे होते हैं डिफरेंट हेडिंग्स में, फिर एंड में आप उसी तरह बोल लेते हैं, क्योंकि लिखने का टाइम नहीं होता वो उन 15 मिनट में। यू कांट राइट फॉर्मुलेशन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। उसमें अगर आपको लगता है कि मुझे हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस है उसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख लेना, वो लिखने का टाइम शायद आपको मिल जाए। एक्सेस पे लिखने का टाइम मिल जाए कि एक्सेस 1 2 3 पे क्या है, मेरी डीडीज़ क्या है, और मैनेजमेंट में 2 4 आपको लफ्ज़ लिखने का टाइम मिलेगा, एंड 15 मिनट्स विल बी ओवर। तो 15 मिनट में इतना ही टाइम होता है। तो जब आप लॉन्ग केस की तैयारी करें 45 मिनट्स अपने आप को इस चीज़ के दें, 15 मिनट फॉर्मुलेट करने के दें, और उसके बाद फिर फ़ौरन से आप नरेट करें, बेशक खुद को ही करें, लेकिन आप नरेट करें कि मैंने किस तरह किया, रिकॉर्ड कर लें, बेशक किसी को सुना दें या किसी कलीग को सुना दें जिसके साथ आप कर रहे हैं, फिर वो आपको क्रिटिसाइज़ करे, आपको बताए कि आपने क्या चीज़ें मिस की और क्या नहीं, क्योंकि उधर ही आपने बैठे बिठाए सारी चीज़ें सिंथेसाइज करनी है अपने दिमाग में, डायग्नोसिस सोचना है, मैनेजमेंट उधर ही आपने बैठे बैठे सोचनी है। बाद अगर आपको फॉर्मुलेशन लिखते हुए ख्याल आ रहा होता है कि हाय ला ये तो चीज़ पूछी नहीं इसमें, तो ये भी हो सकता था वो भी हो सकता था, तो अब हम बात करते हैं कि जो मिस्ड इन्फॉर्मेशन उसका क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट बोला नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास टाइम शॉर्ट था तो इस वजह से आप नहीं कर सके, ठीक है। तो आपने क्या करना है फिर, उस मिस्ड इन्फॉर्मेशन का क्या करना है, उसको कहाँ इनकॉर्पोरेट करना है। तो बेसिकली हैव टू पुट एवरीथिंग इन द असेसमेंट पार्ट, ठीक है। जब आप मैनेजमेंट बताते हैं ना, डायग्नोसिस के बाद आप मैनेजमेंट बताते हैं, अव्वल तो ये है कि जिसमें इन्फॉर्मेशन कम है जाहिर सी बात है उसमें आपकी ड्यूटी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ज़ाहिर है जहाँ इन्फॉर्मेशन कम है वहाँ आप एक डेफिनेटिव डायग्नोसिस देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वहाँ आप एक प्रॉबेबल डायग्नोसिस देते हैं, ठीक है। तो प्रॉबेबल डायग्नोसिस देते हुए आपने जो है वो मतलब है कि सारा देना है कि सर पॉइंट्स इन फेवर ऑफ दिस डायग्नोसिस ये है, इसके अगेंस्ट ये है, अदर ड्यूटीज दैट आई वुड लाइक टू कंसिडर इन दिस केस आर दिस 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 दिस, ठीक है, ये इस वजह से, ये इस वजह से और ये इस वजह से। तो उसको सारे को डिफेंड भी आपको फिर करना है जैसे मैंने बताया।
तो एक्सेस टू में फिर आप एक्सेस टू तो आसान है, फंक्शनैलिटी आप बोल देते हैं। एक्सेस थ्री में सारे कंटेक्सचुअल फैक्टर्स डालें, ठीक है, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि प्री डिस्पोजिंग, प्रेसिपिटेटिंग, परपेचुएटिंग। आप सिर्फ कंटेक्सचुअल फैक्टर्स डालें, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, ना ही आपको इतने फैक्टर्स मिले होते हैं। बस आप डाल देंगे पुअर कंप्लायंस, या जो सा है हेल्थ बिलीफ मॉडल फैमिली का इस तरह का है, पुअर एजुकेशन और इस तरह की चीज़ें। अच्छा, कराची में सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर जो है, सब्सटेंस यूज़ बहुत ज़्यादा है, और मॉडर्न जो ड्रग्स अवेलेबल हैं, एक्सटेसी वगैरह, ठीक है, एलएसडी, ये भी चीज़ें आपको बहुत कॉमनली मिल जाती हैं। वॉलेटाइल सब्सटेंस यूज़ बहुत कॉमनली मिल रहा है यहाँ आपको। और इलाकों में, मैं पिंडी इस्लामाबाद की बात करी, उधर इतना ज़्यादा नहीं है जितना कराची में। कराची में ऑलमोस्ट सारे जो जितने भी पेशेंट्स थे उन सब में कोमॉर्बिड सब्सटेंस यूज़ था। तो इट्स नॉट एन चैप्टर टू मिस, ठीक है। उसका सारा पता होना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए, यहाँ पे भी फंसाते हैं एग्जामिनर्स आपको, कि ना सिर्फ आपको वो पता हो, उसके पैटर्न ऑफ यूज़ पे भी आपने कमेंट करना है कि कंटिन्यूस यूज़ है, एपिसोडिक यूज़ है, डिपेंडेंट यूज़ है। पूछते हैं आपसे कि क्या कहाँ कहाँ करते हार्मफुल यूज़ है, वो आपसे पूछते हैं डेफिनेटली। तो वो आपको सही ICD-10 के क्राइटेरिया सब्सटेंस यूज़ के हवाले से असबर होने चाहिए, पता होना चाहिए कि वो किस तरह जो है करना है, उसको डायग्नोज करना है, उसके से रिलेटेड क्या क्या बातें पूछनी है, किस तरह इस्टेब्लिश करना है। तो वो आपसे पूछते हैं डेफिनेटली। अच्छा, उसके बाद हम बात कर रहे थे कि मैनेजमेंट में ना, मैनेजमेंट के पोर्शन में आप दो चीज़ें ना, असेसमेंट में आप बायोलॉजिकल असेसमेंट है कि ऑन द बेसिस ऑफ बायोसाइकोसोशल मॉडल ऑफ मैनेजमेंट आई विल असेस माई पेशेंट ऑन बायोलॉजिकली, मैं ये इन्वेस्टिगेशंस करवाऊंगी, ठीक है। साइकोलॉजिकली मैं जो इंसान है ये स्केल्स करवाऊंगी। स्केल्स का भी फिर पूछते हैं आपसे। जब आप स्केल का कहते हैं, मैंने कहा भी कि मैं साइकोलॉजिस्ट को रिक्वेस्ट करूँगी, उन्होंने कहा आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, मैंने कहा जी हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल आप चकवाल में बैठी हो, जहाँ ना हो, तो फिर आप क्या करेंगी? फिर मैंने कहा मैं खुद करूँगी। फिर उन्होंने पूछा कि आपने किया कभी? मैंने किया हुआ था लकीली पैंट्स, तो मैंने कह दिया कि मैंने किया हुआ है। तो फिर उन्होंने स्कोर्स पूछे मुझसे पैंट्स के, तो यहाँ पे साइकोमेट्रिक के स्केल्स, उसके मैक्सिमम पॉइंट्स और उसका कट ऑफ स्कोर्स वो पूछते हैं। दिस कैन बी योर वन ऑफ क्वेश्चंस। और जब जो मेन डायग्नोसिस है उनका एटलीस्ट आप याद कर ही लें कि YMRS का क्या है, पैंस का क्या है, BPRS का क्या है, हैमटी का क्या है। तो ये तो एटलीस्ट आनी ही चाहिए इंसान को, जो पूछे जा सकते हैं। तो उसके बाद जो है फिर सोशल असेसमेंट पे जो 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 इन्फॉर्मेशन आपकी रह गई है ना, जो आप नहीं पूछ पाए, चाहे जिस भी वजह से नहीं आप पूछ पाए, आप एटलीस्ट उसमें डाल दें, ताकि एग्जामिनर को ये हो कि आपने अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिस की भी है तो आपने डाल दिया, आपके दिमाग में है वो चीज़, तो आप फर्दर असेसमेंट में ये चीज़ें पूछेंगी, ठीक है। तो ये आपने ज़रूर उसमें असेसमेंट में डाल दिए। उसके बाद फिर आप मैनेजमेंट कंसर्न उसमें बता दें कि जो आपका प्रोफेशनल डायग्नोसिस है, नंबर वन पे जो आपका डायग्नोसिस है, ठीक है, बेशक उसके बारे में आप श्योर नहीं है, लेकिन आपने अपनी मैनेजमेंट उस हिसाब से बनानी है, ठीक है, कि मैं ये वाला ड्रग दूंगी और ये करूंगी और ये करूंगी, ठीक है। रिस्क को नहीं भूलना, रिस्क बहुत ज़रूरी है। इंफॉर्मेशनल केयर, साइको एजुकेशन, ये तो सारे कॉमन पॉइंट्स हैं मैनेजमेंट के ना। तो ये आपको बिल्कुल असबर होने चाहिए। वहाँ आपके पास लिखने का टाइम नहीं होता, बस आप बोलने में इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपके मुंह से खुद ब खुद ये बातें निकलती आएँ कि आई विल साइको एजुकेट, आई एडमिट द पेशेंट, साइको एजुकेट द, प्रोवाइड इंफॉर्मेशनल केयर टू द फैमिली एंड assess the patient for risk, put him on this is level of observation, and उसके बाद जो है आई विल स्टार्ट द पेशेंट ऑन दिस ट्रीटमेंट। और फिर ट्रीटमेंट का आप थोड़ा सा बता दें कि जो आपने ड्रग्स चूज़ किए हैं वो किस वजह से चूज़ किए हैं। उधर गाइडलाइंस मत शुरू हो जाएंगे, नाइस गाइडलाइंस ये कहती हैं, मॉटली ये कहती हैं। आप बस वो वाइवा के लिए जब वो फर्दर प्रूव करते हैं ना, तो फिर आप बता दें कि फलां गाइडलाइंस है, ये मेरा ये रेफरेंस है, इस वजह से मैंने चूज़ किया। यूजुअली आप ये बताएंगे, फॉर एग्जांपल मैं इसके तो ट्रेनिंग पेशेंट था, तो मैंने उसके लिए रिस्पेराडोन चूज़ की, मैंने कहा सर इजीली अवेलेबल है। दूसरी बात है ये लॉन्ग टर्म लेगा, तो मैं फर्स्ट जनरेशन नहीं देना चाहती, और दूसरा गाइडलाइन सेकंड जनरेशन रिकमेंड करती है, तो इसलिए मैं इस पेशेंट में सेकंड जनरेशन चूज़ कर रही हूँ। क्योंकि इसमें थोड़ा इजीली अवेलेबल ड्रग है, अफोर्डेबल है, अंदर आती है इसकी ड्रग, तो इसको मिल जाएगी आराम से, तो इसलिए मैंने इस तरह की रीजनिंग से ड्रग बताया। तो अगर वो फिर फर्दर प्रोव करना चाहे, तो वो फिर आपसे गाइडलाइंस और रीसेंट एडवांसेस और ये चीज़ें पूछ सकते हैं, तो आप बता सकते हैं कि ये चीज़ें जो सी हैं मार्केट में अवेलेबल है। फिर रीसेंट एडवांसेस के वाले से वो आपसे जो सा कोई क्वेश्चन वगैरह, जैसे मैंने कहा मुझसे इस तरह पूछा साइकोथेरेपीज़ का, तो कोई भी आपसे किसी भी हवाले से कोई भी आपसे ना वो पूछ सकते हैं, RCT वगैरह। लेकिन इसमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं रीसेंट एडवांसेस नहीं आएंगी तो मेरा फेल हो जाएगा।
एट द एंड ऑफ द डे उसके 1-2 मार्क्स ही होते हैं, ठीक है, आई एम नॉट श्योर कितने होते हैं, लेकिन इट्स जस्ट फ्यू मार्क्स, ठीक है। और अगर आपको नहीं भी आता तो आप कह दें कि मुझे नहीं आता, तो वो छक्का मारने की ज़रूरत नहीं है कि आप जो सा कोई फेक चीज़ें बता दें। तो वो मतलब है उन्होंने नहीं, मैंने बता सकी तो उन्होंने कोई ज़्यादा एतराज़ नहीं किया उस बात पे। खैर उसके अलावा ये कि फिर प्रोग्नोसिस ऑब्वियसली आप बताते हैं कि जी इन द शॉर्ट टर्म ये नज़र आ रहा है और इन द लॉन्ग टर्म ये नज़र आ रहा है। तो बेसिकली आपकी थेरी भी आपको रिवाइज करनी पड़ती है, रिसेंट एडवांसेस आपको स्पेशली देखने पड़ते हैं, ठीक है, जो आप थेरी की प्रिपरेशन में नहीं कर रहे होते। तो लॉन्ग केस में ये चीज़ें डिफरेंट होती हैं। फिर आपकी प्रैक्टिस इज़ एवरीथिंग, ठीक है, आपकी एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस भी डेफिनेटली, आपकी टाइमलाइंस की प्रैक्टिस, आपका केस को फॉर्मुलेट करने की प्रैक्टिस, उसको नरेट करने की प्रैक्टिस, इन सब चीज़ों की आपको प्रैक्टिस चाहिए, तब जाके आप वहाँ पे परफॉर्म कर पाएंगे लॉन्ग केस में और पेशेंट को हैंडल कर पाएंगे। पेशेंट को किस तरह हैंडल करना है, उसके साथ रेपो कैसे बनानी है, उसको कैसे इंगेज रखना है, और एग्जामिनर जो है जब वो सवाल करेगा तो उसको आपने डिफाइंड नहीं होना या उस तरह ऑफेंड नहीं होना, ठीक है, उसको किस तरह आपने पॉलिटिकली मैनेज करना है। जो चीज़ आपको नहीं आती तो आपने पेशेंट एग्जामिनर को डिफ्लेक्ट कर दें कि जो सा है उसको किसी और चीज़ पे ले जाए जो आपको आती है, ठीक है। और वाइवा की डायरेक्शन भी आपको डिसाइड करते हैं, जो आप बोल रहे होते हैं उसी से वो सवाल आगे निकालते हैं और कोई और बात चीज़ पूछते हैं। तो जो है ओवरऑल आई वुड से कि जो है आप अपनी नर्व्स पे काबू रखना, खुद आपकी अगर प्रैक्टिस होगी नज़र आ जाएगी, वो पहले 45 मिनट्स में को सब नज़र आ जाएगा कि आपकी कितनी प्रैक्टिस है, ठीक है। तो वो आपको फिर इतना फंसाएंगे नहीं, एज लॉन्ग एज आपकी असेसमेंट वगैरह वो ठीक चली, आप सही चले हैं, तो वो इतना नहीं फंसाते आपको। हाँ अलबत्ता जिस पेशेंट की, जिस कैंडिडेट की ना तैयारी हो, वो फिर नज़र ही आ जाता है कि उसकी पेशेंट हैंडलिंग में, उसके असेसमेंट में नज़र आ जाता है कि ये नहीं, तो फिर जाहिर है वो फिर इतने फॉरगिविंग नहीं होंगे उस बंदे के लिए। लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपका अपनी नर्व्स पे काबू होगा, चाहे चाहे वहाँ पे पेशेंट आपसे आगे से बाहर हो जाए, आपने घबराना नहीं, आपने काम रहना है और उसको बैठा के रखना है। नहीं भी इंफॉर्मेशन मिलती, जो कुछ भी है वो सब कुछ, जो कुछ भी हो रहा है एग्जामिनर के सामने हो रहा है, आपकी एफर्ट्स एग्जामिनर को नज़र आ रही हैं, तो वो जहाँ उसको एफर्ट नज़र आ रही है वो उस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं, उस चीज़ को समझते हैं। और जहाँ उनको नज़र आ रहा है कि ये पेशेंट बेहतर तरीके से इंगेज हो सकता था और आपके एंड पे लैकिंग नज़र आ रही है उनको, तो फिर वो आपको नहीं छोड़ते, वो आपका क्लीन स्वीप करते हैं। तो जो है ये चीज़ें हैं जो लॉन्ग केस में इम्पॉर्टेंट है और इस तरीके से इसकी तैयारी करनी होती है। तो आई होप कि सारी जो है चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लॉन्ग केस और शॉर्ट केस का रिज़ल्ट भी उसी दिन आ जाता है, शाम से 6-7 बजे तक आ जाता है आपके पोर्टल के ऊपर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट शॉर्ट केसेस, ठीक है। लेट्स एंड दिस।